गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन के अंतर्गत सामान्यतः ये शायद चौथा लेक्चर होगा। बड़ा चैप्टर है, इसमें से अभी 5-6 लेक्चर, मतलब अभी 3-4 लेक्चर एटलीस्ट तो आएंगे ही आएंगे। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्सेस को हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया था, वो समाप्त होने की स्थिति पे आ गए हैं। और ये हमारा जो यानी इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है। इसका जो प्राइस है बहुत रीजनेबल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो, आपको पूरा कोर्स जाके 50,000 मिनिमम में मिलता है, लेकिन आप इंडियन इकोनॉमी अगर इतने रीजनेबल प्राइस में और एक ऐसा सब्जेक्ट जो काफ़ी टफ जैसा माना जाता है इंडियन इकोनॉमी, और आपका प्रीलिम्स और मेंस सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए मेंस के लिए अगर तैयार हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे बेहतर इतने रीजनेबल प्राइस में, इतने कम प्राइस में शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि और एक चीज़ और बता दूं, मेरी डायरेक्टर साहब से कल बात हुई है, जो भटनी राइस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली के बाद इसका जो रेट है करीब 1000% से ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी जो ये कोर्सेज इनिशियल फेज में थे, और जैसे कि आप लोगों का ठीक ठाक है, काफ़ी बेहतर स्थिति में हमें अ, मतलब एक पॉजिटिव वे मिला है। तो अब ऑब्वियसली कि बढ़ तो जाएगा ही, क्योंकि मांग, आप तो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इससे साफ साफ समझ आता है कि जब जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ने लगता है ना। तो चलो, हम लेफर कर्व पढ़ रहे हैं। लेफर कर्व में समझाने से पहले मैं कर्व को ही पहले आपको आपके सामने इसका खाका खींच देता हूं। यहाँ लिख लो कर की दर, और यहाँ पे ये जो ऊपर ये जा रही है लाइन, कर राजस्व, राइट। कर की दर और कर राजस्व, बस। अब इसे छोड़ जाओ, छोड़ दो। मैक्स टैक्स रेवेन्यू, ठीक। देखो, लेफर साहब जो हैं, ये आर्थर लेफर अमेरिकी अर्थशास्त्री रहे हैं, और इन्होंने लेफर कर्व का जो अवधारणा है प्रतिपादित किया। ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, इस लेफर कर्व के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं? ये अमेरिकी अर्थशास्त्री ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई लेफर कर्व के माध्यम से कि कर के दर, जो जो कर का दर है, कर का दर, और दूसरी तरफ जो है राजस्व, राजस्व, तो इसके बीच के संबंधों को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेफर कर्व, इसी जो कर्व को या वक्र को लेफर कर्व कहा जाता है। इनके अनुसार कहा जाता है कि जबकि जो जो कर की दर को धीरे धीरे अगर बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त होने वाला जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर मान लो जो कर की जो दर है, अगर यहाँ मान लो धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाए, तो जो राजस्व है, कर की राजस्व में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि एक निश्चित सीमा तक, ये नहीं कि कर की दर बढ़ाते जाओ तो वृद्धि होती जाएगी, एक निश्चित सीमा तक। अब इसके तदुपरांत जो है, दर बढ़ाने से जो करदाताओं को एक निश्चित सीमा के बाद जो करदाता है, अगर आप लगातार कर की दर बढ़ाते रहोगे तो उनको क्षति होती है। अगर उनको क्षति होगी तो वह इसको अवॉइड करने लगेंगे, कर की दर को क्या करेंगे, मतलब कर को वो नहीं देना चाहेंगे, अवॉइड करने लगेंगे, कर की चोरी करने लगेंगे। इससे क्या होगा कि सरकार को रेवेन्यू यानी जो राजस्व है उसकी हानि देखने को मिलेगी। तो सामान्य कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया कि भाई कर की दर अगर बहुत कम होती है, मान लो कर की दर अगर यहीं पे ही बहुत कम हो, और अगर कर की दर बहुत उच्च हो, तो आप देखोगे कि कर की दर बहुत कम होने पर और बहुत उच्च होने पर, दोनों ही परिस्थितियों में कर से प्राप्त होने वाली जो रिसीट है, प्राप्तियां, वो हमेशा कम रहेंगी। अगर कर की दर बहुत कम रहती है तो भी, और अगर कर की दर बहुत अधिक होती है तो भी।
क्यों? क्योंकि कर की दर कम होगी तो ऑब्वियसली कि कम लोग पैसा भरेंगे। पैसा क्यों कम भरेंगे भाई? कि अगर दर ही अगर उसको 100 रुपए में 2 रुपया देना है तो कम ही रेवेन्यू इतना नहीं कलेक्ट हो पाएगा। अब ज्यादा तो ज्यादा में जो है ये करदाता है वो कर देने से कतराने लगेंगे भाई। कि अगर मान लो कि आपकी कमाई 100 रुपया है और कह दिया जाए कि आपको 40% का कर देना पड़ेगा, तो भाई 40 रुपया तो बहुत हैवी रेट हो गया। तो लोग कर देने से अपनी आय को इधर उधर छुपाने लगेंगे। ठीक है, तो सामान्य स्थिति क्या है कि कर की दर कम होती है तो भी रेवेन्यू का लॉस होगा सरकार को, अगर कर की दर बहुत अधिक होती है तो भी लॉस होगा। तो इसमें निकल के क्या आया कि कर की दर एक्चुअल में सामान्य होनी चाहिए। कर की दर सामान्य होनी चाहिए। जैसे कर की दर सामान्य होगी तो राजस्व प्राप्तियां अधिकतम होंगी। कर की दर एक रीजनेबल होनी चाहिए। कर के दर में बढ़ोतरी जो है, अगर कर की दर में बढ़ोतरी होती है तो चोरी की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। और दर में बढ़ोतरी ना करके कर के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए। कर की दर को मत बढ़ाओ भाई, कर के दायरे को विस्तार कर दो। दायरे का मतलब क्या है कि देखो कर की दर बढ़ाओगे तो चोरी होने लगेगी, तो आप इसका जो मतलब इसका जो बेस है, लोगों को उस इनकम तक उनका इनकम बढ़ा दो तो ताकि वो आसानी से कर देने लगे। तो आपका जो स्लैब है उसका जो आधार है उसको बढ़ा दो, ताकि कर के दायरे को बढ़ा दोगे तो अपने आप जो है कर का जो रेवेन्यू है, मतलब जो कर के माध्यम से जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो क्या होने लगेगा, मैक्स हो जाएगा। तो देखो यहां पे कि देखो एक निश्चित सीमा तक, देखना ये कर की जो दर है एक निश्चित सीमा तक क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। ठीक है, एक निश्चित सीमा तक, लेकिन वहीं ये फिर धीरे धीरे कम भी तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अगर कर का जो दर है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर लोग पैसा देने से टैक्स चोरी करने लगते हैं, पैसा देने से कतराने लगते हैं, तो रेवेन्यू का लॉस होता है। तो सामान्य स्थिति में ध्यान से ये लेफर कर्व से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सामान्य स्थिति में क्या भाई, सामान्य स्थिति में सामान्य स्थिति में मैक्स टैक्स जो रेवेन्यू है वो प्राप्त कर पाओगे। ओके वेल, यहां तक आपने चीजें देखी। अब थोड़ी से आप अप्रत्यक्ष कर पे नजर डाल लीजिए कि ये अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, अभी मैं तुरंत जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूं, अप्रत्यक्ष कर के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। ठीक है, तो हाँ, तो हम अप्रत्यक्ष कर, देखो भैया अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है यह केंद्र सरकार की द्वारा संग्रहित किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। जैसे जैसे कि जो अप्रत्यक्ष कर है केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह केवल, अब जैसे कि मैंने उस टाइम भी आपको अप्रत्यक्ष कर के उसमें बताया था कि ये एक्चुअल में जो अप्रत्यक्ष कर है ये इसकी कंडीशन है वो रेग्रेसिव है। कैसे रेग्रेसिव है उस टाइम मैं समझाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें से मैंने क्या बताई थी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, कि भाई ये जो अप्रत्यक्ष कर है लगाया किसी और पे जाता है, भार उपभोक्ता पर पड़ता है, भार उपभोक्ता पर पड़ता है। कैसे? याद होगा जब मैंने आपको एक उदाहरण देते हुए बताया था कि जैसे मान लो कि आपने 5 रुपए का बिस्किट पार्ले जी खरीदा, 5 रुपए का बिस्किट खरीदा और इसमें से 5 रुपए में से 4 रुपए मान लो प्रॉफिट और ये सारा सब कुछ है और 1 रुपया जीएसटी है। मान लो, मानने में क्या जाता है, 1 रुपया जीएसटी है। आपने क्या भाई इसको जीएसटी भी तो 1 रुपया आपने दिया, लेकिन ये व्यक्ति पहले से ऑलरेडी पैसा दे चुका होगा जीएसटी, ठीक है, इसमें इंक्लूड कर दिया। तो देखो अल्टीमेट क्या हुआ इसमें से कि इस व्यक्ति ने भरा लेकिन भार इस पे इसने आप पर ट्रांसफर कर दिया, आप पर ट्रांसफर कर दिया। तो ये अप्रत्यक्ष कर का जो है ये इसे ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ये अप्रत्यक्ष कर की टेंडेंसी होती है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बहुत सारी कुछ चीजें पढ़नी है, तो चलो देख लेते हैं। पहला तो हम देखेंगे कस्टम ड्यूटी। क्या देखेंगे भाई? कस्टम ड्यूटी। यह केंद्र सरकार के द्वारा जो कस्टम ड्यूटी है ये संग्रहित किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे लिख देता हूं, यह केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है,
यह केवल वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे लगाया जाता है। जो सीमा शुल्क है, जो कस्टम ड्यूटी है, वस्तुओं के इंटरनेशनल ट्रेड पे, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर लगाया जाता है। इसकी वसूली जो है, इसकी वसूली सेवाओं पर नहीं होती है, सर्विसेज पर नहीं होती है। इसकी वसूली मात्र और मात्र वस्तुओं पर ही होती है। अब वस्तुओं के यह आयात और निर्यात पर लागू होता है। वस्तुओं के यह मात्र निर्यात आयात पर ये लागू होती है। सीमा शुल्क, इसी कारण से इसको हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं सीमा शुल्क को। एक आयात शुल्क हो जाएगा, एक निर्यात शुल्क हो जाएगा। अब आयात शुल्क और निर्यात शुल्क जरा थोड़ी से समझो। देखो, सीमा शुल्क जो है मात्र एक राजस्व प्राप्ति का स्रोत नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि इससे इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है, राजस्व प्राप्ति, तो जी नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो इसका और क्या मतलब यूज है? ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड उपकरण के तौर पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो मान लो इसेंशियल सर्विस नहीं है, इसेंशियल सर्विस नहीं है, तो या फिर आप ऐसे समझो कि वो गैर अनिवार्य वस्तुओं के, जो गैर अनिवार्य वस्तु नहीं है, तो उसके आवागमन पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब आप डायरेक्ट तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। मैं आपको एक WTO के अंतर्गत कुछ, जब WTO पढ़ाऊंगा और विदेशी कुछ निवेश से संबंधित चीजें, तो वहां मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई जैसे कि कुछ सोशल क्लॉज होते हैं रिस्ट्रिक्शंस के, कुछ इकोनॉमिक क्लॉज होते हैं रिस्ट्रिक्शंस के। सोशल क्लॉज का मतलब कि जैसे देखो होता क्या है, जैसे कि हम मान लो अमेरिका की बात करें, ठीक है। अब भदोही से हमारे बुनकर जो चटाई बुन के देते हैं, तो वो लोग अब वहां अपने छोटे छोटे या ऐसी छोटी इंडस्ट्री को बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप क्या करता रहा है कि सोशल फैक्टर, सोशल काज का आधार बनाता रहा है। वो हमारी ये जो कालीन है भदोही या इधर की, तो इस आधार पे वापस कर देता था कि भाई चाइल्ड लेबर का प्रयोग किया गया है, चाइल्ड लेबर का प्रयोग किया गया है। उसने क्या आधार बनाया? सोशल, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ देश जो है इकोनॉमिक आधार भी बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि मान लो कि हमारे देश में कोई ऐसी गैर अनिवार्य वस्तु की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि अब डिमांड हमारे देश में बढ़ गई है, तो हम कोई भी देश से खरीदेंगे तो हमारा जो फॉरेक्स से खाली होगा कि नहीं होगा? विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास तो डॉलर नहीं है, तो आप कहां जाएंगे? RBI के पास जाएंगे। RBI अपना आपसे पैसा ले लेगी, क्योंकि RBI का ये काम है, और आपको क्या दे देगी? डॉलर दे देगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिलेगी। तो सरकार क्या कर सकती है कि जो कोई गैर अनिवार्य वस्तु है उस पे ज्यादा से ज्यादा, उस वस्तु पे क्या कर दे, ज्यादा से ज्यादा जो है आयात शुल्क बढ़ा दे। अब आयात शुल्क बढ़ा देगा तो वहां से चीजें जब हम आयात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसका रेट बहुत अधिक हो जाएगा, हाइक हो जाएगा। और जब बहुत हाइक हो जाएगा तो मान लो कि कोई 10 रुपए की चीज है और 10 रुपए की चीज में से 100 रुपया टैक्स लगा दिया जाए, तो लोग लेने से अपने आप ही कतराने लगेंगे, लोग लेने से अपने आप ही दूर हटने लगेंगे, कतराने लगेंगे। तो ऐसा भी जो ये कस्टम ड्यूटी है, ये मात्र ऐसा नहीं है कि इससे रेवेन्यू बस जनरेट होता है, ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट आप उपकरण के तौर पे भी इसे देख सकते हो। ये ऐसा एक उपकरण भी है, ठीक है। साथ में इसके माध्यम से अनिवार्य और गैर अनिवार्य वस्तुओं के आवागमन पर सरकार नियंत्रण भी स्थापित करती है। उच्च आयात शुल्क लगा करके, जैसे मैंने बताया, अगर बहुत उच्च आयात शुल्क है तो इसको लगा करके विदेशी कंपनियों को भारत में इकाई स्थापित करके उत्पादन हेतु बाध्य कर देती है। अब ऐसे समझो कि हम मान लो कि जियोमी है, जियोमी चाइना की कंपनी है मान लो, ठीक है, और वह वहां हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड है जियोमी की, तो हम जियोमी में भारत सरकार कह देगी कि भाई 200% का इसमें से हम आयात शुल्क लगाएंगे।
Xiaomi की कीमत 10,000 है तो इसकी कीमत जाके खुद क्या हो गई, 30,000 हो गई। तो इस चाइना की इस कंपनी के पास दो ही विकल्प है। एक विकल्प तो ये है कि यह भारत में सपना छोड़ दे अपने Xiaomi फोन को बेचने के लिए, या फिर दूसरा ये है कि भाई ये अपना यूनिट भारत में आके लगा ले। तो अगर ये भारत में अपना यूनिट लगाएगी, भारत में प्रोडक्शन करेगी, तो क्या फायदे हो सकते हैं? तो देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट फायदा है कि यहाँ रोजगार का क्रिएशन होगा, रोजगार का सृजन होगा। रोजगार का सृजन कैसे होगा? कोई व्यक्ति कैपिटल लेके आएगा, भारत में लगाएगा, तो वह अपना जो देखो ठीक है कि अपना डायरेक्टर और ये सारी चीजें उसके खुद के होंगे, कुछ एक्सपर्ट खुद के होंगे, जो एक तरीके से सामान्य जो लेबर है वो तो भारत से वहां से लेके आएगा नहीं, तो भारत के ही यूज करेगा। इससे क्या होगा कि, और यहाँ दूसरी चीज हमारी देखो, हमारी देश की सीमाओं के अंदर तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो भाई जीडीपी में भी योगदान होगा। और जब जीडीपी में योगदान होगा तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो इसमें से आर्थिक विकास भी बढ़ सकता है। लेकिन आर्थिक समृद्धि बढ़े तो ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक विकास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो एक ये भी रहा है। वहीं सीमा शुल्क जो है इसको जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है, और यह जैसे पहले लगता था ये अब भी अपने पूर्व ही अवस्था में वैसी बना हुआ है। तो आपने देखा कस्टम जो सीमा शुल्क है या कस्टम ड्यूटी, इसका एक्चुअल में क्या कैसे वर्क होता है, तो ये आप समझ गए होंगे। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको इसे समझा दिया है कि भाई यह एक मात्र ऐसा उपकरण नहीं है कि आप इससे मात्र रेवेन्यू बना रहे हो। नहीं सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट उपकरण भी है कि आप अपने फॉरेक्स को गिरने से रोक सकते हो। गैर अनिवार्य और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उनमें से आप आयात शुल्क बढ़ा करके विदेशी कंपनियों को भारत में आके उत्पादन के लिए बाध्य कर सकते होते हैं। ओके, अगला देखो भाई, सर्विस टैक्स सेवा कर, जो ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। जो सर्विस टैक्स है सेवा कर, ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है जो जिसकी वसूली है केंद्र सरकार मात्र सेवाओं की बिक्री पर करती रही है। देखो, जो सेवा शुल्क है सर्विस टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस के श्रेणी में आ रहा है। इसकी वसूली केंद्र सरकार मात्र सर्विसेज की बिक्री पर करती रही है। हालांकि इसे जीएसटी में समाहित कर दिया गया है, तो अब जो सर्विस टैक्स है वो जीएसटी के अंतर्गत कंसीडर होता है। ओके, तो आपने सर्विस टैक्स भी देखा कि सर्विस टैक्स क्या है। अब देखो एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। देखो भाई, उत्पाद शुल्क भी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। इसकी वसूली मात्र विनिर्मित वस्तुओं पर ही होती है। ध्यान से सुनना, जो उत्पाद शुल्क है ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसकी जो वसूली है, मतलब ये जो इसकी एक्साइज ड्यूटी की, वो मात्र विनिर्मित वस्तुओं पर होती है। ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग गुड पे, तो विनिर्मित वस्तुओं पे, विनिर्मित वस्तुओं पर होती रही है। वसूली तब होती है जब ऐसे विनिर्मित वस्तुएं कारखाने के दरवाजे से बाहर आती, मतलब जब इस उत्पाद ये एक्साइज ड्यूटी की वसूली तब होती है जब कोई वस्तु बनके तैयार हो गई, कारखाने के बाहर आ रही है, तो दरवाजे पे उनका एक अपना यूनिट सेटअप होता है, बड़ा बड़ा कंपनियों में देखोगे। ठीक है, तो वहां पर जो है एक्साइज ड्यूटी की वसूली हो जाती रही। ठीक है, अब भाई जो एक्साइज ड्यूटी है इसको मुख्यतः दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, दो भागों में। एक केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऐसे लिख देते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और दूसरा स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दूसरा राज्य उत्पाद कर। केंद्रीय उत्पाद कर की वसूली केंद्र सरकार करती रही है। जो केंद्रीय उत्पाद कर है इसकी वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट करती रही है, जबकि राज्य जो उत्पाद कर है तो राज्य सरकारें इसकी वसूली करती रही हैं। यानी इसकी जो राज्य उत्पाद जो एक्साइज ड्यूटी है इसकी वसूली राज्य सरकारें करती रही हैं, जबकि अन्य सभी विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की वसूली केंद्र सरकार
करती रही है। मतलब केंद्र सरकार जो केंद्रीय उत्पाद पर जो है ये वसूली केंद्र सरकार करती रही है, यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली सेंट्रल गवर्नमेंट करती रही है, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क की वसूली राज्य सरकारें करती रही हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें अफीम हो गया, शराब हो गया, इसके उत्पादन पर जो एक्साइज ड्यूटी है, अफीम और शराब, ध्यान से सुनना, तो इसके उत्पादन पर, प्रोडक्शन पे जो भी एक्साइज ड्यूटी बनती है तो इसकी वसूली राज्य सरकारें करती रही हैं। अफीम लिख देता हूं, अफीम और शराब, और ये उनकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है, तो राज्य सरकारें करती रही हैं। जबकि अन्य सभी विनिर्मित वस्तुएं, जितनी भी बाकी की विनिर्मित वस्तुएं हैं, इनकी जो शुल्क की वसूली है वो केंद्र सरकार करती रही है। वर्तमान में उन सभी वस्तुओं को जिन्हें जीएसटी के दायरे में रखा गया है, वो उत्पाद शुल्क की वसूली अब नहीं उनमें से की जा सकती है, क्योंकि उपभोग जो है, जो खासकर आप देखोगे उपभोग योग्य शराब और पेट्रोलियम उत्पाद, जो पेट्रोलियम सब्सटेंस हैं, तो पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे से इनको बाहर रखा गया है, यानी शराब को भी और पेट्रोलियम उत्पाद को भी। तो इन पर राज्य सरकार जो है राज्य उत्पाद शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही करी जाती है। अब जो इसपे से मैंने आपको बताया, जो शराब है और जो पेट्रोलियम पदार्थ है, तो इनमें से जैसे कि अगर हम शराब की बात करते हैं तो शराब में और पेट्रोलियम पदार्थ में केंद्रीय और जो राज्य शुल्क मतलब राज्य उत्पाद शुल्क और जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही होती है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया है। इसके बाद देखो, इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि एक ऐसी एक बहुत इशू आया था कोरोना के दौरान, जब दिल्ली सरकार ने, तो हमने देखा कि सबसे पहले जब वो पिछला वाला कोरोना जैसे ही खुला तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो शराब की दुकानें थी, तो बता रहे थे लोग कि भाई एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर, और देखा भी है पेपर वगैरह में कि एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर की लाइन लगा दी गई थी। तो एक्चुअल में ये जो है ना, इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी की वसूली राज्य करता है, और उसकी आय का, उसकी इनकम का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसकी इनकम का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। ओके, चलो यहां पे देखो, राज्य बिक्री कर, स्टेट सेल्स टैक्स, एसएसटी, स्टेट सेल टैक्स, सेल्स टैक्स, एसएसटी, ठीक है। और मैं आपको यहीं पे बता दूंगा वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इसको क्या कहते हैं, वैट। चलो सुन लो, इसको हिंदी में मूल्य वर्धित कर कहते हैं, मूल्य, वैल्यू एड हो गई, मूल्य वर्धित कर, मूल्य वर्धित कर, और इसको हिंदी में राज्य बिक्री कर बोलते हैं, राज्य बिक्री कर, ध्यान से सुनना, हाँ, राज्य बिक्री कर कहा जाता है। एसएसटी जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर था, एसएसटी यह एक अप्रत्यक्ष, भाई यह एक अप्रत्यक्ष कर था जिसे राज्य सरकारें वस्तुओं के बिक्री पर करती थी। अब ये एसएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर हुआ करता था, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यानी राज्य सरकारें हैं, वस्तुओं के बिक्री पर करती थी। इस व्यवस्था में राज्य सरकारें पूरी तरीके से स्वतंत्र थीं कि किस वस्तु पर किस दर से किस पर कितना कर लगाना है। इसी कारण से विभिन्न राज्यों में एक ही वस्तु की कीमत जो है, इसमें से डिफरेंस, अंतर देखने को मिलता था, और कभी कभी भारी अंतर देखने को मिलता था, क्योंकि इसमें से देखो अधिक उपभोग वाले राज्य जो है एसएसटी की दरें कम रखते थे, जहां अधिक चीजों का, क्योंकि ऑब्वियस है ये इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाता है, कम उत्पाद शुल्क रख के वो ज्यादा रेवेन्यू बना लेते थे।
जहां पे चीजों का ज्यादा कंज्यूम होता था, उपभोग होता था, तो एसएसटी जो स्टेट सेल्स टैक्स है इसकी दर कम रखते थे, ज्यादा रेवेन्यू बना लेते थे, जिससे पड़ोसी राज्यों के उपभोक्ता भी वहां आकर्षित होते थे और इसके कारण उन पड़ोसी राज्यों को राजस्व हानि होती थी, उन्हें राजस्व हानि होती थी। यहां मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए एक उदाहरण अभी समझाना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जहां से मैं जिस एरिया से आता हूं, मैं बुंदेलखंड से आता हूं और मैं बांदा डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। बांदा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देखा होगा तो ये साउथ यूपी में पड़ता है। ऐसे यूपी का अगर वो, तो ये हो गया पूर्वांचल, इधर हो गया पश्चिमांचल। पश्चिमांचल का मतलब पश्चिम यूपी जो मेरठ है, ये बहुत सुदृढ़, मतलब बहुत सबल है आर्थिक तौर से। और ये हो गया भाई बुंदेलखंड। बुंदेलखंड बुंदेलखंड में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ठीक है, ये बुंदेलखंड में एरिया आते हैं। तो भाई यहाँ पे जो बुंदेलखंड में, यहाँ पे करीब बांदा बांदा की स्थिति यहाँ पर है। अब बांदा एमपी का ये बॉर्डर है, ध्यान से सुनना, एमपी का बांदा पे के पास बॉर्डर है। तो यहाँ पे छतरपुर और पन्ना जिले हैं एमपी के। तो बांदा के बॉर्डर में एक पेट्रोल पंप है, मतलब ये करतल रोड जाते हुए एक पेट्रोल पंप है। वहां समझ लीजिए कि वो व्यक्ति बाइकर्स को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं डालता है। जो बाइकर्स हैं, जो आप बाइक में डलवाने जाते हो, तो 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं डालता है। वो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल का रेट है वो अभी तक 100 रुपए पर लीटर है, और मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल का रेट है वो 110 रुपए पर लीटर है। तो यहां से क्या होता है कि एमपी वाले लोग, जो अजयगढ़ पड़ता है एमपी में, तो अजयगढ़ के और छतरपुर एरिया के जो लोग हैं, तो यहां से ड्रम में भरवा भरवा करके पेट्रोल ले जाते हैं। उसको वो तो यूपी में कितना चार्ज करेगा भाई? यूपी में वो एक्चुअल में 100 रुपया चार्ज करेगा, लेकिन वही व्यक्ति फिलिंग करने वाला इनडायरेक्टली, मतलब वो उनसे 102 रुपया चार्ज करेगा। तब उनको क्यों चार्ज करेगा कि भाई देखो, हम ना इस वजह से आपसे 102 रुपया चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो सारा एमपी का, सारा तो नहीं कहेंगे, इन दोनों जिलों में से करीब 50-50% की आबादी मतलब पास में पड़ते हैं, और उन 50% की आबादी में करीब 30% लोग इसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो, उत्तर प्रदेश में, अब जैसे ऐसे समझो कि अगर मान लो कि कोई ये वैसी वस्तु होती, जैसे हम स्टेट सेल्स टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो कोई ये वैसी वस्तु होती और इतना डिफरेंस होता, तो रेवेन्यू कहां जा रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में जा रहा है। जैसे यहां पर भी रेवेन्यू कहां जा रहा है? उत्तर प्रदेश। टैक्स तो उत्तर प्रदेश को जा रहा है ना, आप उत्तर प्रदेश से टैक्स वो पेट्रोल भरवा रहे हो, है ना। तो रेवेन्यू कौन सी सरकार का बनेगा? उत्तर प्रदेश का बनेगा। तो वहां तो लॉस किसको होगा? पड़ोसी राज्य को होगा। किसे? जो पड़ोसी राज्य है। तो इसके कारण उन पड़ोसी राज्यों को राजस्व की क्षति होती थी, जो कि कम उपभोग के कारण एसएसटी की दर ऊंची रखते थे। उपभोग कम था तो वो चाहते थे कि भाई उपभोग कम होने की वजह से जो इसकी दरें बढ़ा लो तो शायद हमारा रेवेन्यू बन जाए, तो वो जो दर है तो ऊंची रखते थे। एसएसटी को चूंकि उत्पादन के चरण में वस्तुओं के पूरे मूल्य पर लागू किया जाता था, उत्पादन के चरण में वस्तुओं के पूरे मूल्य पे एसएसटी की बात हो रही थी। मैंने सिर्फ ये उदाहरण देके बताया, ध्यान रखना, ये अलग चीज है एसएसटी से। तो ये जो है ना, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि भाई जो वस्तुओं के मूल्य पर ये लागू किया जाता था, जो है एसएसटी के उत्पादन के कारण उन पड़ोसी राज्यों को जब हानि होती थी तो वो जो उच्च दर रखते थे, और इसके उत्पादन के प्रत्येक चरण में वस्तुओं के पूरे मूल्य पर ये लागू किया जाता था, पूरे मूल्य पर, जिसके कारण कर के ऊपर कर का प्रपाती प्रभाव यानी कैस्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन की समस्या उत्पन्न होती थी। क्यों? क्योंकि भैया देखो जरा, कोई वस्तु बनी और कोई वस्तु बनने के बाद मान लो ये 10 रुपए की 100 रुपए की वस्तु है, आगे जाकर के उसमें से किसी व्यक्ति ने 50 रुपए का वैल्यू ऐड किया, ध्यान से सुनना,
तो इसने 100 रुपए पे टैक्स मान लो दे दिया, 100 रुपए पे, लेकिन ये वैल्यू ऐड किया तो अब इस पे जो है टैक्स तो 50 पे देना चाहिए, लेकिन पूरे पे अगर लग रहा है तो डबल टैक्सेशन की या कैस्केडिंग इफेक्ट का इशू आ रहा था, इसकी समस्या उत्पन्न होती थी। तो यह वस्तुओं को महंगा बना करके उपभोग और निवेश और उत्पादन को एक तरीके से ये प्रभावित भी करता था, उत्पादन को प्रभावित भी करता था। तो एसएसटी से उत्पन्न इन समस्याओं के निदान के उद्देश्य से बैट का प्रावधान लाया गया। किसका भाई? बैट का प्रावधान लाया गया। कैसे, क्यों लाया गया? क्योंकि मान लो आगे वस्तु जाएगी, ऐसे समझो कि कोई वस्तु जो है किसी कंपनी में यूनिट में 100 रुपए की बने, ठीक है, 100 रुपए की, यहां इसने 10% का टैक्स दे दिया, तो मान लो 10 रुपया का 10% है ना, 100 रुपए का 10%, 10 रुपया हुआ, इतना टैक्स दे दिया। आगे जाकर के कोई किसी जो है होलसेलर के पास पहुंची और इसमें से इसको कितने का, अब टैक्स ये है, इसी में मान लो सब टैक्स शामिल है, तो इसे ये अपना जब अगले व्यक्ति को देगा तो वैल्यू ऐड करके, तो मान लो 110 रुपया का इसने वैल्यू क्या कर दी, ऐड कर दी। अब अगला आदमी और इसमें वैल्यू ऐड करेगा, मान लो कि इसने 10 रुपया ऐड किया और यहां पे इसने 20 रुपया ऐड किया, कितना भाई, 20 रुपया ऐड किया। इसके बाद फाइनली जो है उपभोक्ता तक पहुंची 100, मान लो कि इसने वैल्यू ऐड किया तो 130 रुपया उपभोक्ता तक पहुंची। तो जो वैल्यू ऐड होने के चलते और इसमें से टैक्स जाएगा, तो क्योंकि 130 रुपए तो अब टैक्स 130 पे लगेगा, तो इसमें से जब टैक्स यहां पर भी ले लिया जाता था, तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, जो कर प्रभाती जो प्रभाव है, या फिर जो डुअल टैक्सेशन है, दोहरे कर की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। और यही दोहरा कर जो है वस्तुओं को महंगा बना देता था। अब भाई मान लो कि अगर इसमें से ऑलरेडी आप कर दे चुके हो तो इस पे कर नहीं लगना चाहिए, इस पे भी कर लग रहा है, क्योंकि 90 रुपया तो एक्चुअल में जरा समझो इसे, 90 रुपया तो चलो ठीक है, आपने 10 रुपये इसमें कर ऐड किया है ना, लेकिन अगला व्यक्ति जो इसमें से अगर उसे सिर्फ वैल्यू ऐड पे ही टैक्स देना चाहिए, है ना, वैल्यू ऐड मान लो 10 रुपया का, लेकिन नहीं, इसमें से वो क्या है, आपने ये जो कर मतलब ये जो ये है और जो कर है, तो कर पे अगर ये टैक्स दे रहा है जो कि ऑलरेडी पहले से दिया जा चुका है, तो यही कर का प्रपाती प्रभाव है, यही टैक्सेशन क्या है, डुअल टैक्सेशन का इशू है, यही डुअल टैक्सेशन की समस्या है। तो ऑब्वियसली कि भाई अगर मान लो कि हर जगह हर एक व्यक्ति के पास ये 10 रुपया 1-1 रुपए का टैक्स बढ़ा दे, 1-1 रुपए का टैक्स बढ़ा दे, तो यही तो 3 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, यही डुअल टैक्सेशन हो गया, 2 बार इसको एक कर पे 2 बार देना पड़ रहा है। तो ये क्या कर दिया कि यहाँ पे देखो कि 3 रुपया इसने, खासकर इसने क्या किया भाई, यहाँ पे 3 रुपया एक्स्ट्रा, 3 रुपया यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो जो उत्पादित वस्तु है, जो उत्पादन है, तो देखो इसका मूल्य क्या हो गया भाई, यहाँ पे बढ़ गया उत्पादन। तो एसएसटी द्वारा इन समस्याओं के निदान के लिए, इन समस्याओं से समाधान के लिए बैट का प्रावधान लाया गया, बैट का प्रावधान लाया गया। बैट की व्यवस्था के तहत उत्पादन और इनपुट की बिक्री पर ध्यान से सुनना, उत्पादन की बिक्री यानी उत्पादन और इनपुट की बिक्री की पूरी प्रक्रिया में मात्र जो है मूल्य वृद्धि वाले भाग पर, मात्र मूल्य वृद्धि वाले भाग पे जो वैल्यू ऐड करी गई है उस पे कर लगाया गया। बैट में मात्र जो वृद्धि ऐड करी गई है, अब मान लो कि 100 रुपया के बाद ये 10 रुपया यहां ऐड किया गया है, 30 रुपया यहां, तो अब टैक्स जो है मात्र और मात्र 30 रुपया पे जाएगा, 30 रुपया पे जाएगा, जो मात्र वैल्यू ऐड करी गई है, ठीक है। तो इस पे बैट के अंतर्गत, तो इससे क्या हुआ कि दोहरे कर और कर के प्रपाती प्रभाव को इससे रोका जाए, इस वजह से बैट की व्यवस्था करी गई। हालांकि उपभोग के बिंदु पर पूरे मूल्य पर कर लगाता था, मतलब जो उपभोग का बिंदु है, यहाँ पे मान लो उपभोग का बिंदु है, तो जो कंप्लीट जो वैल्यू है यहाँ पे पूरे मूल्य पे जो कर है ये लगता था, इंपोज होता था। इसके कारण यह व्यवस्था दोहरे कर और कर के ऊपर कर का जो प्रपाती प्रभाव है इसको कुछ हद तक रोक पाने में नाकाम रही।
अब वही यदि उत्पादन किसी एक राज्य में हुआ है और उपभोग किसी अन्य राज्य में हो रहा है, तो उत्पादक राज्य को राजस्व का नुकसान होता था। जो उत्पादक राज्य है उसको मतलब राजस्व का नुकसान होता था, क्योंकि कर कहां पे लग रहा था भाई? कर यहां पर लग रहा था, ठीक है, उपभोग के बिंदु पर कर लग रहा था, क्योंकि अंतिम जो बैट तो उपभोक्ता राज्य ही वसूलता था, जो कंज्यूम करता था वही बैट को वसूलता था, ठीक है। इसके साथ साथ जो है केंद्रीय बिक्री कर यानी सीएसटी आरोपित किया गया, और इसे वह राज्य वसूलता था जहां से वस्तु अन्य राज्य में गई हो। इस सीएसटी को वह राज्य वसूलता था, जो सीएसटी है, केंद्रीय बिक्री कर है, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये वो राज्य वसूला करता था जिसे मतलब जो वस्तु है वह जहां से वो वस्तु गई है। जैसे कि मान लो कि यूपी है और यहाँ पे बिहार है, तो सीएसटी जो है ये कौन उठाता था भाई? वसूलता था यूपी वसूलेगा, लेकिन जो बैट है वो मान लो बिहार वसूलता था, ठीक है। अब सीएसटी की व्यवस्था पुनः दोहरे कर और कर के प्रभाती प्रभाव को उत्पन्न करती थी। जो सीएसटी की व्यवस्था है दोबारा से दोहरे कर को उत्पन्न कर मतलब दोहरे कर के प्रभाव को उत्पन्न करती थी। तो कई उपभोक्ता राज्य अपने राज्यों में निवेश और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, कई ऐसे जो उपभोक्ता राज्य हैं इसके उद्देश्य से उत्पादों के प्रवेश को अवरोधित करते हुए जो एंट्री टैक्स भी लगाते थे, एंट्री टैक्स, और वो पुनः बैट पे लाए जाने वाले यानी जो मूल उद्देश्य को प्रभावित करते थे। मतलब क्या है, जो सीएसटी केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाता था, क्योंकि यह अंतरराज्यीय व्यापार पर करारोपण राज्यों के प्राधिकार से बाहर था। कई उपभोक्ता राज्य अपने राज्यों में से निवेश और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कि वहां निवेश बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, तो वह उत्पादों में जो प्रवेश कर यानी एक तरीके से एंट्री टैक्स, जैसे ध्यान रखो कस्टम ड्यूटी क्या है, वो भी इसी तरह था कि आपका हम सामान ही नहीं आने देंगे, तो ये जो राज्य क्या करते थे, एंट्री टैक्स भी लगाते थे, और यह पुनः बैट को लाए जाने के मूल उद्देश्य को भी प्रभावित करने लगा। हालांकि बैट के अंतर्गत विभिन्न जो कर है वो स्लैब बनाए गए और उत्पादों को एक निश्चित स्लैब में रखा जाता था, ताकि उन पर पूरे देश में एक समान जो दर पे कर लगे। क्योंकि जो वैल्यू एडेड टैक्स है, जो बैट है, देश में उपस्थित अप्रत्यक्ष करों की समस्या का निदान नहीं कर सका, और सीएसटी को एक कर के सुधार के तौर पे लाया गया। तो ये रहा भाई इसमें से वैल्यू एडेड टैक्स, और इसके साथ साथ जो है स्टेट सेल्स टैक्स और सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, अब देखो वस्तु और सेवा कर। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा। देखो भैया बहुत सिंपल है, आपने जैसे कि वैल्यू एडिशन वाला सिस्टम मैंने आपको बताया कि पहले वैल्यू एडिशन कैसे होता था, ये कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, कर के ऊपर कर, इससे कैसे मुक्ति मिली, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करी है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इसमें से क्या पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि जीएसटी में कुछ चीजें शामिल कर दी गई है तो उससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ये पिछले 3-4 सालों से जब से जीएसटी एक सुधार के तौर पे इसे लगाया गया, बहुत चर्चा में बना रहता है, विपक्षी पार्टियां इसको उठाती रहती हैं, इसमें काफी टकराव देखने को मिलते हैं। हालांकि जीएसटी के अंतर्गत में वो सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा कि कैसे क्या क्या है और इसमें से इसके पीछे के कारण क्या है, वो जीएसटी को हम बहुत डिटेल से देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो सेंटेक्स बैट बैट को एक बार और थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये जो सेन बैट और बैट जो है और कर के ऊपर जो कर है कैस्केडिंग की समस्या, ये कैसे, क्योंकि यहाँ आपको डाउट हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इसे यहाँ पे सेन बैट और बैट, तो सन बैट और बैट की कर पर कर यानी कर के ऊपर कर यानी कैस्केडिंग की समस्या। देखो भाई केंद्र सरकार द्वारा उत्पादन के जो वस्तुओं के उत्पादन पर लिया जाने वाला कर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई चीज का उत्पादन कर रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट एक वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो उत्पादन पर मतलब वस्तुओं के उत्पादन पर लिया जाने वाला कर जो है, यानी केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, और राज्यों द्वारा वस्तुओं के विक्रय पर, राज्यों द्वारा वस्तुओं के विक्रय पर लिया जाने वाला कर जो है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी मूल्य वर्धित कर के कारण कर के ऊपर कर, कैस्केडिंग इफेक्ट की समस्या, जैसे मैंने बताया कि कर के ऊपर कर, इसकी समस्या बनी रही। इसका समाधान किया जाना जरूरी हो गया था, तो जीएसटी के द्वारा इस समस्या का समाधान हो सकेगा, जीएसटी लाई गई। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसका जो इफेक्ट है वो वस्तु और सेवाओं के रेट को क्या कर देता था, हाइक कर देता था, उसका मूल्य को हाइक कर देता था, और उसके मूल्य को हाइक होने की वजह से राज्यों में एक तरीके से आप देखोगे कि असमानता देखने को मिलती थी, डिस्पैरिटी, और खासकर संघीय ढांचे को भी, जो संघीय ढांचा है उसमें भी असर देखने को मिलता था। भारत में अलग अलग जो है वैट की जो दर होती थी, जो मूल्य वर्धित कर है, ये इसकी दरों में भिन्नता होती थी। अब भारत में अलग अलग राज्यों में मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स की दर अलग अलग हुआ करती थी। अब क्योंकि राज्यों में प्रतिस्पर्धा भी तो थी, तो प्रतिस्पर्धा की वजह से, इसकी वजह से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की वजह से एक राज्य अपने कर राजस्व को बढ़ाने के लिए जो वैल्यू एडेड टैक्स है इसकी दर को कम रखता था, ताकि अगर वैट कम रखेगा तो जो रेवेन्यू है, राजस्व है, बढ़ेगा, ताकि वहां व्यापार अधिक तीव्र गति से बढ़ सके। अब इसके साथ ही एक राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए संपूर्ण देश में कर की एक समान दर या फिर एक ही कर प्रणाली जरूरी हो गई थी। तो जीएसटी के माध्यम से पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था की व्यवस्था लाई गई। इस वजह से जीएसटी की जरूरत पड़ भी चुकी थी। प्रवेश कर या चुंगी कर की समस्या, देखो एक वस्तु को किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने पर उसके मार्ग पे, अगर आप एक वस्तु को कोई दूसरे राज्य में भेज रहे हो, तो भेजने पर उसके जो मार्ग में आने वाले प्रत्येक राज्य की सीमा पर जो है प्रवेश कर, और प्रत्येक नगर पालिका की सीमा पर चुंगी देनी पड़ती थी। मतलब अगर जैसे एक राज्य को इंटर करेगा तो उसको क्या लगेगा भाई, प्रवेश कर, एंट्री टैक्स, नगर पालिका में उसको चुंगी कर देनी पड़ती थी, जिससे उस वस्तु की जो लागत है वो फैक्टर कॉस्ट में वृद्धि हो जाती थी। इस वजह से एक ही राज्य में आप कहोगे तो कर की संकल्पना की आवश्यकता, मतलब एक राज्य एक कर, एक देश कहो तो संकल्पना आवश्यक महसूस होने लगी, जिससे राज्यों के बीच वस्तु और सेवाओं का जो आवागमन है आसान हो जाए, संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई इशू ना देखने को मिले। तो ये रहा। वहीं कर अनुपालन में भी आसानी होने लगेगी कि अगर एक ही वो हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, तो उसमें भी कर अनुपालन आसानी से करवाया जा सकेगा, संग्रहण भी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच करों के जोड़ने की अगर हम बात करते हैं, तो केंद्र में यानी भारत में केंद्र और राज्यों के अलग अलग करों के कारण भारत में करों की बहुलता की भी समस्या देखने को मिल रही थी। इसलिए केंद्र और राज्यों को करों के लिए जोड़ना जरूरी हो गया था कि भाई एक ही कर व्यवस्था हो, ताकि नागरिक आसानी पूर्वक करों का भुगतान कर सके। और जीएसटी के द्वारा एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार की संकल्पना जो है ये लाई गई, और ये सक्सेस भी रही है। ठीक है, जीएसटी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इस वजह से ये सारी चीजें समझा रहा हूं क्योंकि कल आपसे कोई पूछे कि भाई आप जीएसटी क्यों लाया गया, इसके पीछे कुछ तो कारण होंगे, तो आप बता सको। देखो ये जो जीएसटी एक बहुत व्यापक, इसमें सारे कर लगभग अप्रत्यक्ष कर के जोड़ दिए गए हैं, अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ये क्या किया जाता है, वसूला जाता है, एकत्र किया जाता है। कई अप्रत्यक्ष कर को इसमें से ज्यादातर जितने भी थे, कुछ एक रह गए हैं, तो इसमें से सम्मिलित कर दिया गया है, सबमर्ज कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो उद्गृहित एकत्र किए जाने वाले करों की जीएसटी में से कुछ चीजें, जैसे जो केंद्र सरकार वसूलती थी, जैसे मैंने बताया केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, ये सभी जीएसटी में शामिल कर दिए गए हैं। टेक्सटाइल और टेक्सटाइल उत्पाद आप देखते रहे होंगे, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पे अतिरिक्त सीमा शुल्क जो है, समानतः है, आपने इसको देखा होगा कि जो सीबीडी के नाम से इसे जाना जाता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो होती थी, तो इसको
इसको भी शामिल कर दिया गया है। एक होता है एसडी यानी जो अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क है, सब इसमें से जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। सर्विस टैक्स हो गया, केंद्रीय अधिभार और उपकर, जहां तक कि ये वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति से संबंधित होते थे, तो इसको भी अब जैसे राज्य का वैट हो गया, केंद्रीय बिक्री कर हो गया, कुछ लग्जरियस कर लगते थे, लग्जरियस कर विलासिता पूर्ण जो वस्तुएं थी उन पे लगते थे, क्रय कर हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। हाँ, मनोरंजन कर इसमें हिस्सा नहीं है। मनोरंजन कर ये स्थानीय निकायों के द्वारा लगाए जाते हैं, इसका ध्यान रखना। विज्ञान जो मतलब विज्ञापन पे जो कर थे, ये भी लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर राज्य अधिभार और उपकर, जहां वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होते थे, ये सारी चीजें रही हैं। अब अगर हम बात करें तो गंतव्य आधारित उपभोग कर की, तो भाई जीएसटी को हम देखेंगे डिटेल से, तो ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क नहीं करता है, ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, एक चीज और आप बताइए कि इसके अंतर्गत अगर आपको कोई चीज जैसे जीएसटी के अंतर्गत, मुझे लगता है कि इससे संबंधित कुछ योजनाएं भी कर से संबंधित मैं इसी में करवा दूंगा, या योजनाएं अलग करवा दूंगा। जीएसटी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे लगता है 3 दिन तो कम से कम इसमें क्लास चलनी चाहिए। जीएसटी परिषद से लगा करके सारी चीजें बहुत हैं इसमें से बताने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि जीएसटी हम अभी ना शुरू करके कल शुरू कर लें। चलो थोड़ा बहुत टाइम है तो जीएसटी से अलग कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर जगह तो मेंस स्टेट में आ ही रहे हैं और यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है ना, तो थोड़ा सा मैं एक को समराइज, प्रत्यक्ष कर को भी समराइज कर देता हूँ। ठीक है, जितना भी मैंने बताया उसे 2-4-5 मिनट में समराइज कर देता हूँ। एक तो पहले आप देखो कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, थोड़ा थोड़ा बता दूं, है ना। देखो भाई, किसी कर के लगाए जाने के बाद इसका भुगतान वास्तव में जिसके द्वारा किया जाता है उसे कराघात हुआ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि किसी पे कर लगा दिया गया है और उस व्यक्ति जो है जिस पे कर लगाया गया है वो वास्तव में उसका भुगतान कर रहा है, तो उसे कराघात, मतलब कर से वो आघात उसे पहुंचा है तो कराघात हुआ माना जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे जीएसटी का वास्तविक भार जो है भुगतान क्योंकि खरीदार करता है। मैं अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपको यही बता रहा था कि भाई अगर जीएसटी की बात करें तो वास्तविक भुगतान कौन कर रहा है, खरीदार कर रहा है वास्तविक भुगतान, लेकिन इसका कराघात भी उसी पर होता है, ना कि उत्पादकों या व्यापारियों पर होता है, ना कि उत्पादकों या व्यापारियों पर होता है। बहुत सिंपल है कि जीएसटी पे देखो वसूला आपसे जा रहा है, आप पर ही इसका आघात ट्रांसफर कर दिया गया है। पेमेंट जो भुगतान है, वास्तविक पेमेंट जो है, तो जो दुकानदार है वो दुकानदार कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपसे वसूला जा रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर मैंने बताया है भाई, ये वैसे कर होते हैं जिसमें से करापात और कराघात दोनों ही एक ही बिंदु पर हो, दोनों ही एक ही बिंदु पर हो, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जिससे चोट लगती है खून उसी को बहता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो। यानी आयकर में क्या है, आयकर में आप पे लगेगा और आपको भरना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये वैसे कर है जिनका करापात और कराघात दो अलग अलग बिंदुओं, दो अलग अलग जगहों पर होता है, जिसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वह एक उदाहरण से, बेहतर उदाहरण से कि भाई जैसे कि जिसे चोट लगती है खून उसका नहीं बहता है बल्कि किसी दूसरे को बहता है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि भारत में केंद्रीय बेल्ट जो है, सन बेल्ट जो है, ये करापात होता है और व्यापारियों पर, लेकिन जो कराघात है ये आम जनता, उपभोक्ता पर होता है, आम जनता पर होता है। ठीक है, तो ये रहा है। कराधान की विधियों के बारे में बात करें तो अर्थव्यवस्था में करारोपण यानी कर लगाने का एक्चुअल में 3 मेथड रहा है, 3 मेथड। मैं इन तीनों मेथड को थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूं, दो मैंने ऑलरेडी बताया है लेकिन थोड़ा सा देखो। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, देखो ये जो मेथड है, इस मेथड में कर की दर मूल या आयतन, ध्यान से सुनना, जो कर का दर है आयतन या मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब इसका
न्यू रिलेशन है, ठीक है। अब भारत में आयकर की वसूली जो है इसी मेथड से होती है, इनकम टैक्स। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है आप ऊपर के स्लैब में आ जाते हैं और आपको ज्यादा टैक्स पे कर देना पड़ता है, इस जिससे अपेक्षाकृत कम आय पर इसकी जो दर है वो कम, और अधिक आय पर जो आय वाले लोग हैं तो उसको जो है दर ज्यादा लगती है, ठीक है। इस विधि की आलोचना भी की जाती है और इसका जो आलोचक है आधार बनाते हैं कि इसके द्वारा अनजाने में निम्न वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिलता है। निम्न वृद्धि दर को अनजाने में, निम्न वृद्धि दर को कैसे प्रोत्साहन मिलता है मैं अभी बताऊंगा। क्योंकि इस व्यवस्था में अधिक आय अर्जित करने वाले को एक तरीके से दंड के तौर पे और निम्न वृद्धि वालों को एक तरीके से प्रोत्साहन के तौर पे। निम्न आय अर्जित करने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, कम ब्याज मतलब उसको कम रेट देना पड़ता है। दूसरी तरफ इस व्यवस्था में कर की चोरी होने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपने बाजू वाले को देखते हो, कंपेयर करते हो और ठगा हुआ महसूस करते हो कि भाई आप, लेकिन वहां आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका इनकम बहुत अधिक है तो आपको ज्यादा कर चुकाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं देखते हो, बल्कि आप ये कहते हो कि मैंने इतना टैक्स भरा। तो इसके चलते जब आप बगल वाले से अपना कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं कर की चोरी को बढ़ावा करके टेंडेंसी बढ़ने लगती है। ये जो मेथड है वास्तव में गरीबों के प्रति एक बहुत अच्छा बिहेवियर करता है, ये उनका एक मतलब ये है पुअर फ्रेंडली है, जिस कारण से विश्व में सबसे प्रचलित भी रहा और सबसे बढ़िया मतलब पॉपुलर इसका ये कहा जाता है कि नहीं, इसका जो ये ठीक है, जो इक्वेलिटी की बात होती है ये इक्वेलिटी क्या कर सकता है, ला सकता है, ये इक्वेलिटी ला सकता है क्योंकि भाई गरीबों को छूट दे रहा है, रईसों का पैसा काट रहा है। तो इसके माध्यम से जो सिमिलरिटीज है सामाजिक व्यवस्था में समानता को पाटा जा सकता है, समानता को लाया जा सकता है। एक दूसरा मेथड होता है रिग्रेसिव, बताया है मैंने वैसे, रिग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। देखो ये जो रिग्रेसिव मेथड है ये कराधान मतलब ये जो ये प्रोग्रेसिव के ठीक अपोजिट है, ठीक अपोजिट है। इसमें से कर की दर मूल आयतन, देखो जो कर की दर है या फिर कर का जो मूल दर कर की जो दर मूल्य है या फिर आयतन मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। कैसे? ये उसका यानी इन आप देखो रेग्रेसिव टैक्सेस में ये समानुपाती इसका संबंध नहीं होता है, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यहां पर देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आप देखो कि ये समानुपाती संबंध रखता है, कर की दर जैसे जैसे बढ़ेगी मात्रा भी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे मात्रा मतलब बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती है। ये समानुपाती संबंध हुआ, समानुपाती संबंध हुआ। लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, कर की दर जैसे बढ़ेगी, या ऐसे समझो कर की दर जैसे मान लो कि ये है जो मात्रा अगर बढ़ती है यहाँ पे, अगर मात्रा बढ़ती है तो दर जो है यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखती है, ये अपोजिट है। जैसे जैसे मान लो कि वृद्धि होती है आयतन में या मात्रा में तो दर घटती जाती है। इस प्रकार के करारोपण के लिए कोई मतलब क्षेत्र विशेष हमेशा के लिए नहीं चुना जाता है। लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर यानी सनबैट की वसूली इस विधि के द्वारा ही की जाती रही है। अब जहां एक तरफ इस मेथड की ज्यादा उत्पादन और आय अर्जित करने वाले को यहां पुरस्कृत किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे इसके अपेक्षाकृत जो आर्थिक तौर से कमजोर व्यक्ति है उस पर कर का अत्यधिक भार डालने के लिए इसकी भी आलोचना करी जाती है और यह एक लोकप्रिय कराधान नहीं माना जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इसका प्रचलन ना के बराबर है, जो इसका प्रचलन है वो ना के बराबर है। आधुनिक जनतांत्रिक सोच के दृष्टिकोण से भी यह एक अलोकप्रिय मेथड रहा है, ठीक है। तो एक ये देखा, एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन, इसे देख लो। तीसरा मेथड समानुपाती कराधान। ये जो मेथड है समानुपाती कराधान, ये मेथड है ये ना तो प्रोग्रेसिव है, ना तो प्रोग्रेसिव है और ना ही तो रेग्रेसिव है। ये प्रत्येक स्तर की आय और उत्पादन के साथ इस मेथड में जो ये विधि है कर की दर समान होती है, यहाँ कर की दर
समान होती है। साधारणतया अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसे एक स्वतंत्र कराधान विधि के तौर पे उपयोग में नहीं लाया जाता। इसे वास्तव में प्रोग्रेसिव या रेग्रेसिव विधियों का एक कॉम्प्लीमेंट या पूरक के तौर पे माना जाता है या प्रयोग में लाया जाता है। अगर प्रोगामी मेथड जो प्रोग्रेसिव मेथड है तो एक स्तर के बाद जो है समानुपातिक व्यवस्था, अगर मान लो ऐसा समझो कि एक जो प्रोगामी मेथड में जो प्रोग्रेसिव मेथड है तो इसमें एक स्तर के बाद समानुपातिक व्यवस्था नहीं की जाए तो कर की दर बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह जो रेग्रेसिव मेथड है, अगर एक सीमा के बाद अगर समानुपातिक व्यवस्था नहीं होती है तो वह घटता चला जाता है। और प्रत्येक कर जो है चाहे वह प्रोग्रेसिव हो या रेग्रेसिव हो, एक स्तर के बाद वह समानुपातिक हो जाता है। तो एक ये रहा है, ठीक है। इसके बाद हम एक अच्छी कर व्यवस्था के तौर पे यानी जो जीएसटी में जो सुधार हुआ, इन सारी चीजों को कल देखने का प्रयास करेंगे। आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम मिलते हैं आपको। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।